माइक्रोस्कोपी। ठीक, तो देखिए माइक्रोस्कोप जो होता है या माइक्रोस्कोपी होता है वो एक बहुत बेसिक सी चीज होती है, जनरली हम लोग लैब्स वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप को नॉर्मली यूज किया जाता है, सब लोगों ने माइक्रोस्कोप को देखा होगा। ठीक है, तो क्या होता है माइक्रोस्कोपी? एक्चुअली माइक्रोस्कोपी का वर्ब क्या होता है? स्कोपी मीन्स होता है देखना, और माइक्रो मीन्स छोटे छोटी। मैम नंबर पे बात ही नहीं हो पा रही। नहीं बेटा, आप कॉल लगाएंगे तो आपकी बात हो जाएगी नंबर पे। आप अभी या 11 बजे के बाद जब कॉल करेंगे तो आपके नंबर पे बात होगी। आप हमारी साइट पे www.triyambak.org पे भी जाके कोर्सेज को देख सकते हैं। हर्षित समझ गया ना बेटा, फिर से कॉल करिएगा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर पे बात होगी। तो अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपी की। मैम की थी, मे भी कोई नेटवर्क इशू रहा हो, आप फिर से उसको ट्राई करके देखिए। माइक्रोस्कोपी इन बायोकेमिकल एनालिसिस। तो देखिए माइक्रोस्कोपी का यूज क्या क्या होता है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोस्कोपी मीन्स जब हम छोटे छोटी चीजों को देखते हैं तो क्या होता है, तो उसके लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? माइक्रोस्कोपी। ठीक है, जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, अपने बहुत ही माइन्यूट कोई सैंपल की प्रोसेसिंग करनी हो या सैंपल से सेल को टिश्यू को एनालिसिस करना हो, तो हम किसको थ्रू करते हैं? माइक्रोस्कोपिक थ्रू करते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप भी बहुत तरीके के हमारे होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोस्कोपी का हमारे लैब में या फिर बायोकेमिकल एसे में इसका क्या यूज होता है। तो देखिए क्या है, माइक्रोस्कोपी इज एनी टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग विजिबल इमेज ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो माइक्रोस्कोपी ऐसी कोई भी टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं? विजिबल इमेज, स्ट्रक्चर्स की विजिबल इमेज को देख सकते हैं। ओके, माइक्रोस्कोपी इज ऑफन कपल्ड विद बायोकेमिकल एसे टू एग्जामिन टिश्यूज, सेल्स और ऑर्गेनल्स। तो हमें कोई टिश्यू देखना है या सेल देखना है जो हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं, या कोई लिविंग सेल्स की स्टडी करनी है, उसका एग्जामिन करना है, तो हम किसके थ्रू करते हैं? माइक्रोस्कोपी के थ्रू। ठीक है, यूज इंक्लूड, अब माइक्रोस्कोपी में हमारा क्या क्या आ जाता है? मॉनिटरिंग सैंपल इंटीग्रिटी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हमारे जो सैंपल है, थैंक यू बेटा, जो क्या है एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या होता है कि जब हम मॉनिटरिंग किसी भी सैंपल का हमें पता लगाना हो कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कैसे वर्क कर रहा है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, उसके अगर हमें विजुअल अपनी आईज से देखना है तो हम किसके थ्रू देखते हैं? माइक्रोस्कोपी के थ्रू। ठीक है, मैपिंग स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सेल्स। ठीक, अब हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं थ्रू माइक्रोस्कोपी। एंड मेजरिंग बायोकेमिकल इवेंट्स इन लाइव टिश्यूज। तो हम लाइव टिश्यूज या हमारे पास कोई लाइव सेल होगा तो हम उसकी भी क्या कर सकते हैं? बायोकेमिकल इवेंट्स उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, उसके बायोकेमिकल इवेंट्स को हम लाइव टिश्यूज के बायोकेमिकल इवेंट्स को अगर हमें देखना है कि क्या क्या चीजें उसमें परफॉर्म हो रही हैं उस सेल में, तो वो हम माइक्रोस्कोप में यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट वर्सेस इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि हमारे माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमने देखा कि हमने माइक्रोस्कोप से क्या करना है कि अपने सैंपल का डिटर्मिनेशन करना है, उससे अगर हमें स्ट्रक्चर पता लगाना है या कोई लाइव सेल को हमें देखना है जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करें? माइक्रोस्कोपी का यूज करें। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी में पहले हम जानते हैं कि हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो देखिए सबसे पहले हमें माइक्रोस्कोपी के लिए क्या चाहिए होगा? इल्यूमिनेशन सोर्स। ठीक है, हमें माइक्रोस्कोपी में क्या चाहिए होगा? इल्यूमिनेशन सोर्स, कोई ऐसा सोर्स जिससे क्या हो? लाइट प्रोड्यूस हो रही हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें माइक्रोस्कोपी परफॉर्म करने के लिए माइक्रोस्कोप के लिए क्या चाहिए? इल्यूमिनेशन सोर्स, ऐसा कोई सोर्स जिससे हम अपनी क्या करें? लाइट को
लाइट को उससे क्या करा सके, लाइट को जब हम उसमें इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें सैंपल उससे देख पाएंगे। ठीक है, तो एक हमें चाहिए होगा इल्यूमिनेशन सोर्स जिससे हमारी लाइट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद हमें चाहिए होगा स्पेसिमेन। ठीक है, अब जिस सैंपल को देखना है, अब कोई खाली माइक्रोस्कोप चला के तो कुछ देखेगा नहीं, तो हमें क्या चाहिए, स्पेसिमेन या फिर सैंपल। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है। वैसे बहुत, जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे माइक्रोस्कोप का तो हमें पता चलेगा उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, पर जो इम्पोर्टेंट होती है वो हम बता रहे हैं। तीसरा हमारा लेंसेस। ठीक है, और हम उसमें क्या यूज करते हैं, लेंसेज, जो कि क्या करने का काम करती है, यही हमारा मैग्निफिकेशन का काम करती है। मैग्निफिकेशन मीन्स होता है कि किसी भी चीज को उसके साइज से बड़ा दिखाने का काम लेंसेज करते हैं। ठीक है, ये हमारे ग्लास भी हो सकते हैं, ग्लास के नेचर के भी हो सकते हैं, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है उसमें क्या होता है, हम लेंसेज अलग तरीके के यूज करते हैं। ठीक, तो देख लीजिए हमने ये कंपोनेंट्स समझ लिए कि हमें बेसिक माइक्रोस्कोपी के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोपी हम किस चीज के लिए यूज करें। अब बात करते हैं टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स के। हमारे माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं, तो माइक्रोस्कोप हमारे दो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड होते हैं, लाइट और इलेक्ट्रॉन। लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, तो देखिए लाइट माइक्रोस्कोप्स यूजेस ग्लास लेंस टू फोकस लाइट। ठीक, लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग किसका यूज करें, ग्लास लेंस का। जैसे कि हमने बताया कि जो हमारे लेंसेज होते हैं वो ग्लास लेंस भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस भी हो सकते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम किसका यूज कर रहे हैं, ग्लास लेंस का। अब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का, टू फोकस इलेक्ट्रॉन बीम्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम अपने जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है इसमें हमें क्या लाइट को फोकस करवाना है और इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स को फोकस कराना है। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम होगी उनका फोकस बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का यूज करेंगे। वही लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग लाइट को फोकस कराने के लिए ग्लास लेंसेज का यूज करेंगे। ओके, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अब देखिए लाइट माइक्रोस्कोप और क्या नाम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका कितना मैग्नीफाई कर सकता है, तो लाइट माइक्रोस्कोप अप्रॉक्स 1500x तक आपका क्या कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है। मैग्निफिकेशन मीन्स 1500x मीन्स कोई भी चीज, किसी का साइज अगर x है मान लीजिए, तो वो कितना, उसको 1500 गुना ज्यादा उससे बड़ा दिखाएगा। ठीक है, कोई माइन्यूट सी चीज है तो लाइट माइक्रोस्कोप हमें उसको 1500x टाइम्स उसका लार्ज साइज दिखाएगा। वहीं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, अप्रॉक्स 2 लाख टाइम्स मीन्स 2 लाख गुना उस सैंपल को हमें इनलार्ज करके वो हमें दिखाएगा। ओके, ठीक, तो यह हुआ हमारा लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात। बट मैग्निफिकेशन इज लेस मीनिंगफुल देन रिजोल्यूशन इन असेसिंग परफॉर्मेंस। तो ये स्टेटमेंट का मीन्स क्या है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो लेस मीनिंगफुल होता है देन रिजोल्यूशन। हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिजोल्यूशन। ठीक है, असेसिंग परफॉर्मेंस। देखिए अभी हम इसको पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन मीन्स होता है कि जैसे कोई हमारे पास 2 सैंपल है तो वो हमें कितने डिफरेंशिएट होके दिख रहे हैं, अलग अलग होके दिख रहे हैं, ये हमारा क्या है, रिजोल्यूशन। भाई मैग्निफिकेशन क्या है कि उसका हमें साइज कितना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, कोई हमारे पास मान लीजिए एक सैंपल है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई सैंपल है, ये कोई सेल है, उसके अंदर ये उसका न्यूक्लियस है, तो ये इस सेल को हमारा मैग्निफिकेशन तो मान लीजिए हो गया इसका बहुत ज्यादा, ठीक है, हमें बहुत बड़ा दिख रहा है, पर हमें ये जो इसके न्यूक्लियस और इनके बीच में क्या है, डिफरेंस नहीं हम देख पा रहे हैं। बड़ा तो हो गया बट ये क्या हुआ, ब्लर हो गया। अगर ये ब्लर हो गया या इसके बीच का हम डिफरेंस नहीं पता लगा पा रहे तो मैग्निफिकेशन का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए हमारे माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिजोल्यूशन पे ध्यान देना। ओके, मैग्निफिकेशन तो इंपॉर्टेंट होता ही है बट रिजोल्यूशन हमारा
जब हम परफॉर्मेंस करते हैं तो हमें रिजोल्यूशन उसका ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है। हम अपने सैंपल में कितना उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो देखिए मैग्निफिकेशन में क्या होता है, it is how many times bigger the image of a specimen observed as compared to the actual size of the specimen, ठीक। तो इसमें क्या बताया गया, हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है, it is how many times bigger the image, कि जो हमारी इमेज बन रही है वो स्पेसिमेन के साइज से कितनी बिग बन रही है, वही हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन। ओके, it is how many times bigger the image of a specimen observed as compared to the actual size of the specimen। तो जो actual size है specimen का उससे हमारा कितनी बड़ी इमेज दिख रही है, वो हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन। ओके, अब देखिए क्या है मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस। तो अगर हमें टोटल मैग्निफिकेशन किसी माइक्रोस्कोप का निकालना है कि इसका कितना टोटल मैग्निफिकेशन होगा, तो जो मैग्निफिकेशन उसके ऑब्जेक्टिव लेंस का होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके आई पीस लेंस से, ठीक। अब देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है और आई पीस लेंस क्या है। माइक्रोस्कोप मोस्टली बच्चों ने यूज किया होगा, तो देखिए जो नीचे हमारे लेंस सैंपल के पास लगे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, और जिसमें हम अपनी आईज को पुट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आई पीस लेंस। जिन लेंसों से हम लोग देखते हैं वो हमारे आई पीस लेंस होते हैं, और जो सैंपल के पास लगे होते हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। देखा होगा अपने लैब्स में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, 40x 100x, है ना। तो वो उसकी क्या होती है, मैग्निफिकेशन पावर होती है, ठीक। तो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का और मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप का आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्या है, द एक्चुअल साइज, इमेज साइज एंड मैग्निफिकेशन आर रिलेटेड बाय अ फॉर्मूला। तो जो एक्चुअल साइज है और इमेज साइज मीन्स कि हमने पता लगा लिया हमारे माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन मान लीजिए कितना है, 100x है, वो उसके नॉर्मल साइज से 100 गुना क्या है, ज्यादा दिखा रहा है। मीन्स वो 100, उसका मैग्निफिकेशन 100 है, वो 100 टाइम्स क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो अब हमें इमेज कितने साइज की मिलेगी, तो जो भी सैंपल का एक्चुअल साइज होगा और जो माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होगा उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इमेज की साइज मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए एक्चुअल साइज किसी सैंपल की x है और उसका मैग्निफिकेशन 100 है, तो उसका इमेज साइज कितना हो जाएगा, 100x, ठीक। तो ये क्या है हमारा इमेज साइज निकालने का फॉर्मूला, अगर हमें क्या बताओ, मैग्निफिकेशन नो माइक्रोस्कोप का। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिजोल्यूशन, कि अब रिजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। हमने देखा मैग्निफिकेशन समझ लिया कि हमारा मैग्निफिकेशन क्या है, कि कितना वो अपनी इमेज साइज से बिगर साइज को शो कर रहा है। वही रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में कितना सेपरेशन है वो हमारा क्या बताता है, रिजोल्यूशन। Okay, if two separate points cannot be resolved, they would be observed as one point। तो क्या हुआ, अगर दो पॉइंट को हम रिजोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं तो वो हमें कैसे शो होंगे, एक पॉइंट की तरह शो होंगे, और ये क्या होगा हमारे डेटा में इससे एरर आने लगेगा। ओके, मैग्निफिकेशन इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर बट रिजोल्यूशन इज। मैग्निफिकेशन कभी हमारा लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है माइक्रोस्कोप का। अगर माइक्रोस्कोप में लिमिटेशन की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, कि वो अच्छा रिजोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर बट रिजोल्यूशन इज। मैग्निफिकेशन हमारा लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, लिमिटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, रिजोल्यूशन, ठीक। अब थे अर्नेस्ट अबे इन 1873 गिव्स एन इक्वेशन टू कैलकुलेट रिजोल्यूशन नोन एज अबेज इक्वेशन, ठीक। तो अर्नेस्ट अबे ने 1873 में एक इक्वेशन दी थी, क्या कैलकुलेट करने के लिए, रिजोल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, अबेज इक्वेशन,
क्या बोलते हैं, अबेज इक्वेशन। तो वो क्या है हमारी, d इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2na, ठीक, d इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2na, where d is the minimum resolvable distance between two objects। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, d। लैम्डा हमारा क्या है, वेवलेंथ जो हमने लाइट जो यूज किया, और na हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, जो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया उसका न्यूमेरिकल अपर्चर कितना है, वो हमारा क्या है, na, ठीक। लैम्डा हमारी लाइट की वेवलेंथ क्या है, और d क्या है कि कितना डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में, वो हमारा क्या है, d। ओके, तो ये क्या है, अबेज इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, अबेज इक्वेशन। तो d इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2na। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या होता है, वेयर नहीं, यहाँ ये फॉर्मूला देखिए, n इक्वल्स टू n साइन अल्फा, ठीक है, या n इक्वल्स टू n साइन अल्फा, ठीक, n या ईटा साइन अल्फा भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, ईटा साइन अल्फा। ओके, तो हम जो हमारा यहाँ पे 2n था उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, n साइन अल्फा भी रख, ईटा साइन अल्फा भी रख सकते हैं। हमारा अबेज इक्वेशन क्या थी, d इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2n, ठीक है। अब हम क्या करें, d इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 ईटा साइन अल्फा, ठीक। अब ईटा साइन अल्फा में ये ईटा क्या है हमारा, ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये है क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसीलिए आपने अगर उसको यूज किया होगा, क्या नाम, माइक्रोस्कोप को, तो आपने देखा होगा जनरली लोग क्या इमर्सन ऑयल का यूज करते हैं। क्यों इमर्सन ऑयल का यूज करते हैं, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे रिजोल्यूशन में क्या करता है, एक रोल प्ले करता है। अभी देखते हैं कैसे। अब देखिए एन साइन अल्फा क्या है, एंगल ऑफ लाइट की, जो लाइट है वो हमारी किस एंगल से आ रही है, वो हमारा क्या है, साइन अल्फा, ठीक है। तो देखिए तो हमारा क्या बन जाएगा, d इक्वल्स टू, अगर हम बात करें 1/2 की तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.61 लैम्डा अपॉन ईटा साइन अल्फा। ओके, ठीक है। तो ये किसके थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रॉपर हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आता है, d इक्वल्स टू 0.6 लैम्डा अपॉन ईटा साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ ईटा हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन अल्फा एंगल ऑफ लाइट, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट, और ये एक कांस्टेंट है, ओके, 0.61। तो देखिए क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा, वो क्या होता है, एयर का 1.003, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल का कितना होता है, 1.51, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का क्या होता है, 1.33। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ऑयल का, है ना। और देख लीजिए जो रिजोल्यूशन है हमारा वो क्या है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। 1 अपॉन रिजोल्यूशन इज इक्वल्स टू 0.61 लैम्डा अपॉन ईटा साइन अल्फा, ठीक। तो जो हमारा रिजोल्यूशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो हमारा एंगल ऑफ लाइट है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट वेवलेंथ के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वेवलेंथ हमारी ज्यादा होगी तो रिजोल्यूशन हमें कम मिलेगा लाइट की, और अगर लाइट की वेवलेंथ कम होगी तो रिजोल्यूशन हमें ज्यादा मिलेगा। ओके, तो रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन है जो हमारा लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो देख लीजिए अब इसमें जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें हमें क्या रिजोल्यूशन ज्यादा मिलेगा। इसीलिए हम लोग जनरली लैब्स में जब हम अपने सैंपल को डिटरमाइन करते हैं तो इमर्सन ऑयल का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, लैम्डा मोर मींस अगर वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो डी मोर, तो डिस्टेंस जो डी होगा वो हमारा जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, और रिजोल्यूशन हमें कैसा मिलेगा,
लेस मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमारा वेवलेंथ ज्यादा होगी तो हमें रिजोल्यूशन कम मिलेगा, और अगर हमारी वेवलेंथ कम होगी लाइट की तो हमें रिजोल्यूशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो इसीलिए बोला गया है कि रिजोल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैग्निफिकेशन से। ओके, मैग्निफिकेशन लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। जनरली हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, रिजोल्यूशन। अगर माइक्रोस्कोप में हमें अच्छी इफिशियंसी नहीं दिख रही है तो वो किस वजह से, कि उसका रिजोल्यूशन अच्छा नहीं होगा। ओके, तो देख लीजिए ये रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन आप समझ। मैग्निफिकेशन अगर किसी माइक्रोस्कोप का निकालना है तो उसके ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें मैग्निफिकेशन इमेज की साइज निकालनी है तो मैग्निफिकेशन से इमेज के सैंपल के एक्चुअल साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही रिजोल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला दिया गया है, d इक्वल्स टू 0.61 इंटू लैम्डा अपॉन ईटा साइन अल्फा। ओके, अब देख लीजिए क्या है इसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हमारा जो हमने लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा था, लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग ग्लास लेंस का यूज कर रहे थे। अब लाइट माइक्रोस्कोप्स के हम लोग कुछ और क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा है सिंपल माइक्रोस्कोप सिंगल लेंस। ठीक, जो सबसे ज्यादा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो हमारा, उसमें क्या यूज होता है, सिर्फ एक सिंगल लेंस का यूज किया जाता है। ओके, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल ग्लास लेंस माउंटेड इन ए मेटल फ्रेम, बेसिकली ए मैग्नीफाइंग ग्लास। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो बेसिकली एक हमारा जो मैग्नीफाई ग्लास होता है ना, जिससे हम ऐसे जूम करके देखते हैं, बस उसकी तरह से ही समझ लो, वही हमारा क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, स्पेसिमेन रिक्वायर मिनिमल प्रिपरेशन हेल्ड क्लोज टू द आई। तो इसमें हमें जो सैंपल का प्रिपरेशन है वो क्या होता है, मिनिमल, उसको स्पेसिमेन का प्रिपरेशन मिनिमल करनी पड़ती है। जैसे उसमें जो स्पेसिमेन होगा उसको स्टेन करना है या फिर कुछ करना है तो वो जनरली हमें नहीं करना पड़ेगा, तो जो प्रिपरेशन होगी उसको हमें मिनिमल होगी, वही हेल्ड क्लोज टू द आई। और जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होगा उसके पास ही हमें क्या रखना होगा, सैंपल को पुट करना होगा। फोकस इज अचीव्ड बाय मूविंग लेंस एंड स्पेसिमेन रिलेटिव टू ईच अदर। अब हमें फोकस सेट करना है तो फोकस हम कैसे सेट करेंगे, अपना स्पेसिमेन या फिर अपने लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करके। एल्यूमिनेशन टिपिकली फ्रॉम एम्बिएंट लाइट और सनलाइट। अब इसमें जो इल्यूमिनेशन का सोर्स होता है वो क्या होता है, या तो जो हमारे एम्बिएंट लाइट्स हैं जो हमारे रूम वगैरह में यूज होते हैं, सनलाइट, नेचुरल लाइट जो है वो हमारी इसमें इल्यूमिनेशन की तरह वर्क करती है। ओके, डिटेक्टर इज द ह्यूमन आई, रिकॉर्डिंग इज बाय हैंड ड्राइंग और एनी कोडेटल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें डिटेक्शन हमें कैसे करना होता है, खुद से ही हमें डेटा कलेक्ट करना होता है। इसमें कोई सिस्टम नहीं लगा होता है कि उसमें हमने देखा और वो सिस्टम पे बन के आ गया, जो आपने अपने आईज देखा आपको उसको ही रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बेसिक माइक्रोस्कोप अगर कहें तो ये क्या है, हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, तो सिंपल माइक्रोस्कोप समझ गया आप। अब क्या है, अब आगे चलते हैं, हमारा क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, मल्टीपल लेंसेज। अभी हमने देखा अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में बहुत ही एक सिंपल सा अरेंजमेंट था, उसमें कोई एक्स्ट्रा आपको इल्यूमिनेशन का सोर्स नहीं चाहिए, आप सनलाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। बेसिकली जो मैग्नीफाई हमारा ग्लास होता है उसकी तरह ही होता है। अब हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो कैसा है, उसमें हमारे क्या यूज होते हैं, मल्टीपल लेंस यूज होते हैं। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, मल्टीपल लेंस यूज होते हैं। ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग मल्टीपल लेंसेज का यूज करते हैं, मतलब एक से ज्यादा लेंसेज का यूज करते हैं। कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेंसेज, कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस। तो हाँ, ये इसमें मल्टीपल लेंसेज होते हैं। हमारा इसमें कंडेंसर लेंस भी होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस भी होता है और आईपीस लेंस भी होता है। ठीक है, आईपीस लेंस के थ्रू हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस जो सैंपल के पास लगा होता है और उसके बीच में एक हमारा प्रेजेंट होता है कंडेंसर लेंस। ओके,
पर्पस क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का? बेटर मैग्निफिकेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑप्टिकल एवरेशन और क्रोमेटिक एवरेशन। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि जो मैग्निफिकेशन है वो हमारा बेटर मतलब और अच्छा हो सके, एंड रिडक्शन ऑफ ऑप्टिकल एवरेशन। ऑप्टिकल एवरेशन या क्रोमेटिक एवरेशन क्या होता है कि जब बहुत सारे वेवलेंथ की लाइट हमें मिलती है तो क्या है मिक्स होकर एक ब्लर सी इमेज बना देती है। तो जब हम स्पेसिमेन को देखें तो वो ब्लर हमें ना दिखे, तो उसके लिए हम क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। क्या होता है क्रोमेटिक एवरेशन में जैसे बहुत सारे वेवलेंथ की लाइट है, अब वो क्या हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो सब क्या हो गई मिक्स हो गई है, तो हम जो अपना सैंपल है वो प्रॉपर उस शार्प सैंपल को नहीं देख पाते हैं। उस चीज को हमें डिनाई करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, इसमें आपका इल्यूमिनेशन सिस्टम क्या रहता है, लाइट सोर्सेज जैसे आपका एलईडी, मरकरी, जेनॉन और लेजर लाइट्स। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी टाइप होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें लाइट एलईडी, मरकरी, जेनॉन और लेजर जैसे लाइट्स का यूज कर सकते हैं। कंडेंसर हमारा होता है ये एल्यूमिनेशन, फिर आई पीस, फिर नीचे हमारा लगा होता है एल्यूमिनेशन, फिर लगा होता है कंडेंसर और क्या होता है हमारा वहां पे स्पेसिमेन रखा होता है। ठीक है, ओके तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। उससे पहले मैं बता दूं हमारे TLS ऑनलाइन में गेट बायोटेक्नोलॉजी का एक बैच चल रहा है। इसमें आपको पता है कि गेट बायोटेक का एग्जाम पास में, ये गेट का एग्जाम एक्चुअली पास में है, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी में आपके बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोप्रोसेस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, टेक्निक्स, मैथ्स, सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सब कंप्लीट कवर किया जाएगा। प्लस आपको अभी ये हमें बैच 50% ऑफ पे मिल जाएगा। इसके रियल प्राइसेस तो आपके 7,999 है, बट अभी आपको 4,000 में ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, इसमें आपके लाइव बैचेस भी रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेंगे, प्लस आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। इसमें मिनिमल अमाउंट में आपको सारी फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट और यूनिट टेस्ट, प्लस आपको PYQs के वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा जाएंगे। ठीक है, तो इसको अवेल करने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9919149001 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी साइट www.triambak.org पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो देख लीजिए हमें क्या पढ़ना है अभी। अब हम बात करते हैं अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या होता है। जैसा कि हमने बताया आई पीस। ओके, एक सेकेंड ना, देख लीजिए हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है आई पीस, ओक्यूलर लेंस। ठीक है, जो आई पीस हमारा होता है, जो लेंस आई पीस लेंस होता है या उसको ऑक्यूलर लेंस भी बोलते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है फर्दर मैग्नीफाइज द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव टिपिकली अप्रॉक्स 10x प्राइमरी मैग्निफिकेशन स्टेज। ठीक, तो क्या सॉरी ये ऑब्जेक्टिव लेंस का है। तो देखिए क्या होता है आईपीस लेंस क्या करता है, जब हम सैंपल रखते हैं उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस रखते थे तो ऑब्जेक्टिव लेंस तो उनको मैग्नीफाई कर ही देता है, साथ साथ में जब तक वो लाइट हमारे पास
हमारी आईपीस लेंस तक पहुंचती है, तो आईपीस लेंस भी क्या करता है, इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। अप्रॉक्स 10x मीन्स 10 गुना ज्यादा उसकी मैग्निफिकेशन को और बढ़ा देता है, ठीक है। और फिर वो डिपेंड भी करता है कि हमने कौन सा आईपीस लेंस यूज किया है। अब हम बात करें अपने ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो ये प्राइमरी मैग्निफिकेशन स्टेज होता है, सैंपल के ऊपर ही क्या लगे होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये प्राइमरी मैग्निफिकेशन स्टेज होती है हमारी। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो वेरी करते हैं आपके 4x 10x 40x और 100x, जैसा आपको सैंपल की डिटेल्स चाहिए उस बेस पे आप उनको रोटेट करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मे नीड इमर्सन मीडियम ऑयल और वाटर, ठीक। तो अब इसमें क्या है, हमें इमर्सन मीडियम की जरूरत पड़ सकती है, इमर्सन ऑयल या वाटर को यूज करके हम अपना सैंपल देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंडेंसर लेंस और अपर्चर डायफ्राम की। तो क्या होता है, फोकसेस एंड शेप्स द इल्यूमिनेशन बीम ऑनटू द स्पेसिमेन क्रिटिकल फॉर कोहलर इल्यूमिनेशन। तो कोहलर इल्यूमिनेशन में क्या होता है, मींस जो कंडेंसर होती है, जो बीम हमारी आ रही होती है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से, उसको क्या प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, कंडेंसर लेंस उसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर देते हैं बीम ऑन टू द स्पेसिमेन, ठीक है। फोकस एंड शेप द इल्यूमिनेशन बीम ऑन टू द स्पेसिमेन, ताकि स्पेसिमेन में जो हमारी लाइट है वो क्या हो, प्रॉपर मात्रा में उसको मिले और वो प्रॉपर एंगल से उसमें इल्यूमिनेट करे, ताकि क्योंकि रिजोल्यूशन में हमारा लाइट का एंगल भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि जो कंडेंसर लेंस है वो क्या करते हैं कि जब हमारा जो इस स्पेसिमेन पे जो लाइट फॉल करे उसके इल्यूमिनेशन को शेप प्रोवाइड कराते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा लाइट सोर्सेज और इल्यूमिनेटर। तो आपको पता है कि हम लोग कौन कौन से लाइट सोर्सेज इसमें यूज कर सकते हैं, प्रोवाइड्स इल्यूमिनेशन एलईडी मरकरी जिनॉन ईटीसी। अब हम इसमें इल्यूमिनेशन में आपका एलईडी लाइट्स यूज कर सकते हैं, मरकरी भी यूज कर सकते हैं और जिनॉन का यूज कर सकते हैं, ओके। हम इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, एलईडी मरकरी का जिनॉन का यूज कर सकते हैं। वही स्टेज की और मैकेनिकल स्टेज की बात करें तो देखिए स्टेज और मैकेनिकल स्टेज क्या होता है अभी बताएंगे। स्टेज जहाँ पे वो हम लोग अपनी स्लाइड प्रिपेयर करके उसको पुट करते हैं, तो स्टेज और मैकेनिकल स्टेज होल्ड स्पेसिमेन स्लाइड अलाउ मूवमेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। एक्स एंड वाई डायरेक्शन मीन्स अगर आपने वो देखा होगा माइक्रोस्कोप, तो क्या होता है यहाँ पे ऐसे वो लगा होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं अपनी स्लाइड को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और अगर हमें जब फोकस अपना चेंज करना होता है या फोकस सेट करना होता है तो हम इसको मूव करके फोकस को चेंज कर सकते हैं, ओके। फोकस नोब्स और कोर्स और फाइन, फोकस नोब कोर्स और फाइन एडजस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिमेन टू ब्रिंग इमेज इनटू फोकस। तो क्या होता है, जो स्पेसिमेन होते हैं, जो हमारा कंडेंसर लेंस होता है, उसको पास में लाना है या उसको ऐसे दूर ले जाना है। ये फोकस हमारा क्या, इसको सेट करने के लिए हमारे क्या होते हैं, फोकस नोब या कोर्स और फाइन बोलते हैं उनको। फोकस नोब्स होते हैं जिनको हम रोटेट करते हैं, तो इससे क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और स्पेसिमेन की डिस्टेंस क्या होती है, सेट होती है, ओके। अब हमारा स्टैंड आर्म और बेस, द स्ट्रक्चर फ्रेम होल्डिंग ऑल पार्ट्स रिजिड एंड स्टेबल। अब स्टैंड क्या होता है, जो माइक्रोस्कोप के नीचे जो लगा होता है, उस पूरे माइक्रोस्कोप जिस पे बना होता है वही हमारा क्या है, इसको स्टैंड आर्म या बेस कह सकते हैं। अब होता है हमारा डिटेक्टर और कैमरास, ठीक है। हमने सैंपल देखा, अब हमें उसका क्या करना है, डिटेक्शन करना है। तो बेसिकली बहुत सारे माइक्रोस्कोप में हमें खुद ही डेटा अपना कलेक्ट करना पड़ता है, पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स में क्या होता है, इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप सीसीडी CMOs PMDs एक्सेट्रा रिकॉर्ड इमेजेस इलेक्ट्रॉनिकली। तो मॉडर्न माइक्रोस्कोप में हम लोग CCD CMOs और PMDs का यूज करके अपनी इमेज को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अभी भी कुछ जगह क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमें अपना डेटा नोट खुद ही कलेक्ट करना पड़ता है, ओके। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, तो देख लीजिए ये क्या है हमारा
microscope and two basic type of compound microscope, an upright light microscope and an inverted light microscope। तो ये हमारा inverted light microscope है, इसमें लाइट कैसे यहाँ से पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ इसमें कहाँ लाइट, हमारा लाइट का इल्यूमिनेशन सोर्स ये है, ओके। इसमें ये क्या है, इल्यूमिनेशन सोर्स। ओके, अब देख लीजिए ये हमारे क्या है, आईपीस लेंस या ऑक्यूलर लेंस भी बोलते हैं, ओके। ये हमारे कंडेंसर लेंस है यहाँ पे, सॉरी ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये हमारा क्या, यहाँ पे कंडेंसर लेंस लगे हुए होते, ठीक है। ये हमारे क्या है, कंडेंसर लेंस। ये हमारी स्टेज है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से सैंपल को एक्स या वाई डायरेक्शन में मूव करा के यहाँ पे फोकस मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे क्या है, नॉब्स। ये हमारी नॉब्स हैं जो कि क्या करती हैं, डिस्टेंस मेंटेन करती है किसके बीच में, स्पेसिमेन और लेंस के बीच में, ओके। तो ये हमारे क्या है, बेसिक सा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब हमारा जो ये है वो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप है। ये वाले कब यूज किए जाते हैं, जैसे हमारे पास कोई लिक्विड सैंपल होते हैं, लिक्विड सैंपल को हमें डिटरमाइन करना है, तब हम जनरली इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ओके। ठीक है, अब देख लीजिए ये हमारे क्या है, कंडेंसर लेंसेज दिखाया गया है आपको। तो कंडेंसर लेंस में देख लीजिए क्या, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस माउंटेड ऑन ए अपराइट रिसर्च ग्रेड कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। कौन सा हमें यूज करना है, किस, ये 5x है, देखिए 10x है, तो कौन सा हमें यूज करना, वो हमारे सैंपल पे और प्रैक्टिकल पे बेस्ड होगा, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है, ये एक विजुअल स्पेक्ट्रम है, द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट विजुअल टू द ह्यूमन आई। ये कौन सा स्पेक्ट्रम दिया गया है, विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम दिया गया है, जो हमारी ह्यूमन आईज को हम लोग देख सकते हैं। आवर आईज आर एबल टू डिटेक्ट कलर इन विजुअल वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रम। हमारी आईज सिर्फ कौन से जो विजुअल रेंज के स्पेक्ट्रम में लाइट्स होती है उनको ही डिटेक्ट कर सकती है। यूजली इन द रीजन बिटवीन 400 नैनोमीटर वायलेट एंड 750 नैनोमीटर रेड, ठीक है। किस रीजन में, 400 से 750 में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इस लाइट को देख सकते हैं। मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स आर सेंसिटिव बियॉन्ड। अब कुछ मॉडर्न जो माइक्रोस्कोप आ रहे हैं वो विजुअल लाइट के अलावा भी और लाइट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, विजुअल रीजन का स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट का, ठीक है। ये क्या है, देखिए आपको 400 से 450 V, 450 से 500 ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो एंड देन रेड, ओके। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्या है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप। तो देखिए स्टीरियो माइक्रोस्कोप क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन सरफेसेस एंड मॉर्फोलॉजी इन 3D। इसमें हम जो अपने सैंपल की मॉर्फोलॉजी है उसको 3D में देख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन
सरफेसेस, जो स्पेसिमेन के सरफेसेस हैं और उसकी मॉर्फोलॉजी हम लोग 3D में स्टीरियो आइसोमर्स में स्टीरियो आइसोमर्स के स्टीरियो माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ओके, अब आइडियल फॉर होल ऑर्गेनिज्म, अब ये किसके लिए, हम कौन कौन से सैंपल इसमें यूज कर सकते हैं, हम पूरा होल ऑर्गेनिज्म भी रख सकते हैं, जैसे हमारा कोई इंसेक्ट है उसके अंदर की मॉर्फोलॉजी देखनी है, डाइसेक्शन करके भी रख सकते हैं और माइक्रो सर्जरी करके भी रख सकते हैं, और होल ऑर्गेनिज्म को भी हम इसमें स्टीरियो माइक्रोस्कोपी के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, एबिलिटी टू जूम इन और आउट। तो वाइड फील्ड ऑफ व्यू इसमें क्या होता है कि बहुत सरफेस होता है देखने के लिए, और जूम इन एंड आउट भी कर सकते हैं। लॉन्ग वर्किंग डिस्टेंस अलाउ रूम फॉर मैनिपुलेशन टूल्स और प्रोब्स। ठीक है, तो स्टीरियो माइक्रोस्कोपी जो होती है वो हम क्या करते हैं, उसमें होल ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट्स को पुट करके उनको देख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, देख लीजिए, स्टीरियो आइसोमर्स जो स्टीरियो माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत तरीके के इल्यूमिनेशन मोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप क्यों, क्योंकि स्टीरियो माइक्रोस्कोप क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, तभी वो हमें क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, तभी हमें वो 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएंगे, जब हम उनमें अलग अलग जगह से क्या प्रोवाइड करेंगे, इल्यूमिनेशन के सोर्सेस को प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए क्या होता है इसमें, कौन कौन से, एक होता है टॉप और रिफ्लेक्टेड इल्यूमिनेशन। तो सबसे पहले टॉप या जो रिफ्लेक्टेड होगी लाइट, वो हमारा क्या होता है, वो लाइट, उसके लिए हमें सोर्स को यूज करना पड़ता है। ये किसके लिए होता है, ओपैक स्पेसिमेन के लिए, लाइट सरफेस डिटेल्स के लिए। अगर हमें हल्की लाइट में कोई इस डिटेल्स निकालनी है तब हम सिर्फ किसका यूज करते हैं, टॉप और रिफ्लेक्टेड इल्यूमिनेशन का। ठीक है, अब हमारा बॉटम और ट्रांसमिटेड इल्यूमिनेशन फॉर पार्ट्स दैट आर थिन और सेमी ट्रांसपेरेंट। अब ये जो हमारा ट्रांसमिटेड इल्यूमिनेशन है या जो बॉटम इल्यूमिनेशन है, वो हम किसके लिए यूज करें, ऐसे पार्ट्स के लिए जो हमारे कैसे हैं, थिन है या सेमी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, थिन पार्ट और जो थिक पार्ट होते हैं वो भी लाइट को अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, तो टॉप के लिए हम यूज कर रहे हैं टॉप रिफ्लेक्टेड इल्यूमिनेशन, सिर्फ हमें अगर लाइट सरफेस की डिटेल चाहिए तो हम टॉप और रिफ्लेक्टिव इल्यूमिनेशन यूज कर सकते हैं। बॉटम और ट्रांसमिटेड इल्यूमिनेशन हम कब यूज करते हैं, जब हमारा थिन कोई पार्ट थिन उसमें हो या सेमी ट्रांसपेरेंट हो। ठीक, अब है हमारा रिंग लाइट, जैसे हमारे रिंग लाइट आती है ना, अभी भी रिंग लाइट आती है वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें अलग तरीके की रिंग लाइट होती है। वो क्या करता है, यूनिफॉर्म शेडो फ्री लाइटनिंग अराउंड स्पेसिमेन। तो ये रिंग लाइट किस में हेल्प करता है कि किसी और चीज की उसमें शेडो ना बने। ठीक है, अगर कोई मेरे सैंपल में स्टीरियो माइक्रोस्कोपी में देख रहे हैं और अगर इधर उधर से कहीं से कोई शेडो पड़ जाती है तो वो भी हमें क्या है, इनकरेक्ट कर देगी डेटा को, वो हमें वो चीज दिखाई देने लगेगी। तो वो ऐसा कोई भी रन ना आए, शेडो फ्री लाइटनिंग रहे, उसके लिए हम रिंग लाइट का यूज कर सकते हैं। और होता है हमारा साइड लाइटनिंग और ऑब्लिक्यू। तो साइड लाइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट को ऐड कर देती है एंड रिलीफ और शेडोइंग इम्पैसेस सरफेस टेक्सचर। तो देखिए क्या होता है, जो साइड लाइट होती है वो हमारा क्या करती है, कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करती है। देखिए कॉन्ट्रास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है कि अगर हमारा बैकग्राउंड का और सैंपल का जो कलर है वो अगर कॉन्ट्रास्ट में होगा या डिफरेंट होगा तो हम अपने स्पेसिमेन को क्या करेंगे, अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो साइड लाइटनिंग हमें कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। ओके, ये देख लीजिए, ये आपका क्या है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप। ये आपका क्या है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप। ये देखिए, ये क्या है, हमारी साइड लाइट। ठीक है, साइड लाइट क्यों प्रोवाइड की जा रही है, ताकि ये जो हमारा ये इसमें हम होल ऑर्गेनिज्म को भी रख सकते हैं। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, उसमें कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस कर सकें। ठीक, ये किसी फ्रूट फ्लाई का एक स्पेसिमेन इसमें रखा गया, यहाँ साइड लाइट भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, और इसमें रिंग लाइट भी होती है।
तो ये हमारा आपका क्या है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये क्या है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप। अब नेक्स्ट आगे चलने से पहले हम बता दें, हमारे गेट टीएलएस ऑनलाइन में गेट लाइफ साइंस का भी एक बैच चल रहा है। आपको पता है गेट का एग्जाम आने ही वाला है, तो आपको तरह तरह के सब्जेक्ट्स में गेट के आपके क्या चल रहे हैं, बैचेस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसमें आपका गेट लाइफ साइंस में आपका केमिस्ट्री के साथ आपका बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी और बॉटनी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, एग्जाम टाइम में गेट में आपको केमिस्ट्री के साथ इन सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है, जो आपको क्या करने पड़ते हैं, वहां पे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ओके, तो आप इनमें से अपने कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, बट अभी आपको इस बैच में सारे ही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो आप अपने इच्छा के अनुसार पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके 50% ऑफ में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। वैसे इसके रियल प्राइसेस आपके 7,999 है विद द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ, बट अभी आपको 4,000 में ये मिल जाएगा। और इसमें आपके लाइव लेक्चर्स भी रहेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट और पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन के साथ ही आपको बैच मिलेगा। ठीक, अगर आपको इस बैच लेनी है या कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर 9919149001 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी साइट www.triambak.org पे भी विजिट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने स्पेसिमेन फॉर्म्स और सोर्सेस की। ठीक है, निकिता गुप्ता, इल्यूमिनेट सोर्स सैंपल। हाँ, मिरर लेंस, ग्लास लेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। हाँ, तो हम तरह तरह की लेंस यूज करके हमारा माइक्रोस्कोपी जो होती है अलग अलग उसमें बेस्ड होती है। हम मिरर लेंस, ग्लास लेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। ओके, लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस का यूज होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं स्पेसिमेन फॉर्म्स और सोर्सेस की। तो जो हमारा सोर्स है माइट बी द होल ऑर्गेनिज्म और डाइसेक्टेड ऑर्गन। तो अभी हमने बताया आपको स्टीरियो माइक्रोस्कोप में हमारा जो सैंपल है वो हम क्या होल ऑर्गेनिज्म भी ले सकते हैं, अगर हमें उसके मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है या एनाटॉमी की स्टडी करनी है। ए डाइसेक्टेड ऑर्गन, ठीक है, ए बायोप्सी पीस और एन एलिक्वेट फॉर्म ऑफ फ्रॉम ए बायोकेमिकल प्रोटोकॉल। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, होल ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं, कोई भी डाइसेक्टेड ऑर्गन उसमें हम ले सकते हैं एज अ सैंपल, और कोई बायोप्सी का यूज या कोई हम अगर बायोकेमिकल एसे को परफॉर्म करें तो उसका भी हम क्या ले सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये द गोल इज टू कन्वर्ट इट इनटू ए फॉर्म कंपैटिबल विद माइक्रोस्कोपिक थिन समवॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक, तो क्या होता है हमारा गोल की जो हमारा सैंपल है वो थोड़ा सा कैसा रहे, थोड़ा थिन रहे, ताकि जो माइक्रोस्कोप की जो हम लाइट को डाल रहे हैं वो क्या हो, वो हम अच्छे से उसको देख पाए। ठीक है, द गोल इज टू कन्वर्ट इट इनटू ए फॉर्म कंपेटिबल विद माइक्रोस्कोपी। ठीक, ऐसे फॉर्म में हो जो माइक्रोस्कोपी में हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, थिन और समवॉट ट्रांसपेरेंट। जनरली हमारे जो सैंपल्स बेस्ट कौन से होते हैं, जो थोड़े से थिन होते हैं या ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके, माउंटिंग ऑन स्लाइड्स। ठीक, अब देखिए क्या होता है, हमने सैंपल हमारा मिल गया, अब हम उसको स्लाइड पे कैसे माउंट करते हैं। तो देखिए क्या है, द प्रोसेस्ड स्पेसिमेन इज प्लेस्ड ऑन ए ग्लास स्लाइड
इन ए माउंटिंग मीडियम, एग्जाम्पल वाटर कल्चर मीडियम, ग्लिसरॉल। ठीक, तो जो स्पेसिमेन हमने प्रोसेस किया है उसको हम किस पे, ग्लास स्लाइड पे पुट करेंगे। ठीक है, हमारी जो ग्लास स्लाइड होती है ना उस पे हम उसको स्पेसिमेन को पुट कर देंगे और क्या कर देंगे, एक माउंटिंग मीडियम प्रोवाइड करेंगे ताकि जो हमारा वो है सैंपल है वो क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऐसा ना हो कि अगर हमने कोई सैंपल लेके उसके अपनी स्लाइड पे पुट किया तो वो क्या हो, अगर एक जगह पे ही रह गया तो माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि एक ही जगह पे बहुत क्लस्टर दिखने लगेगा, रिजोल्यूशन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने क्या करना पड़ता है, माउंटिंग मीडियम्स का हम यूज करते हैं, जैसे वाटर कल्चर मीडियम या ग्लिसरॉल का, ताकि जो हमारा सैंपल है उसको हम यूनिफॉर्मली क्या कर सके, प्लेस कर सके। उसके बाद उस पर हम एक कवर स्लिप पुट कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कवर स्लिप को पुट करते हैं। एक कवर स्लिप थिन ग्लास ऑफन थिकनेस 0.17 मिलीमीटर इज प्लेस्ड ऑन टॉप। ठीक है, एक कवर स्लिप क्या होता है, एक थिन ग्लास होता है जिसको हम क्या करते हैं, जिसकी थिकनेस अप्रॉक्स 0.17 मिलीमीटर होती है। ठीक है, कितनी, 0.17 मिलीमीटर। इसको हम उसके स्लाइड के ऊपर रख देते हैं और उस स्लाइड के सैंपल के ऊपर हमें ऐसे कवर स्लिप रखनी होती है कि हमारा जो सैंपल के अंदर जब हमने ये कल्चर ये हम डालते हैं ना, वाटर कल्चर मीडियम या ग्लिसरॉल जब हम पुट करते हैं और कवर स्लिप को उसके ऊपर पुट करते हैं तो हमारा उसमें बबल नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा बबल आता है तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम उसको अपनी आईज से देखते हैं तो वो उतना सब इफिशिएंट नहीं हमें विजिबल होता है। ओके, तो क्या कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा कवर स्लिप जब हम पुट करें तो उसके ऊपर हमारे बबल्स नहीं प्रोड्यूस होने चाहिए। The side with the cover slip is always closest to the objective lens। ठीक, और जो हमने जहाँ पे कवर स्लिप रखी है सैंपल के ऊपर उसको ही हमें क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव लेंस के पास उसको ही पुट करना है। इट इज क्रिटिकल, ऐसा नहीं है जहाँ पे सैंपल नहीं है वहां की साइड को अगर जूम इन जूम आउट करें तो कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। Okay, it is critical to match the cover slip thickness to the objectives designed to achieve good resolution। It is critical to match the cover slip thickness to the objectives designed to achieve a good resolution। तो कवर स्लिप की हमारी थिकनेस कैसी होनी चाहिए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको क्या कर सके, अच्छे से सैंपल को विजुअल। ऐसा नहीं कवर स्लिप बहुत ज़्यादा थिक है, हमने उसको सैंपल के ऊपर रख दिया तो उससे क्या हो सकता है कि हमारे सैंपल अच्छे से विजुलाइज नहीं हो सकता। तो जो कवर स्लिप की थिकनेस है वो भी कैसी होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए ऑब्जेक्टिव की डिजाइन से, ताकि हमें जो रिजोल्यूशन है वो अच्छा मिल सके। ओके, ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई कि क्या है, स्पेसिमेन फॉर्म्स सोर्सेज माउंटिंग ऑन स्लाइड। हम लोग अपना सैंपल प्रिपेयर कैसे करेंगे, अपने सैंपल को स्लाइड पे कैसे लगाएंगे और उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू फोकस उसका क्या करके सेट करके हम उसके डेटा कलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारी क्या है, ये प्रोसीजर है कंपाउंड माइक्रोस्कोपी को परफॉर्म कराने का। ओके, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट एंड लाइट माइक्रोस्कोपी। तो हमने अभी दो टर्म पढ़े थे, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन हमने दो टर्म्स पढ़े थे ना अभी। अब देखिए हम क्या देखेंगे, आपका कॉन्ट्रास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बेस पे बहुत तरीके से हमारी माइक्रोस्कोपी डिवाइड की गई है। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, व्हाई कॉन्ट्रास्ट इज नीडेड, कॉन्ट्रास्ट हमें चाहिए क्यों। तो कॉन्ट्रास्ट मीन्स समझते ना अपोजिट। ठीक है, जैसे जो बैकग्राउंड कलर है उसके अपोजिट हमारा सैंपल का कलर, सैंपल जैसा हमें विजुलाइज हो रहा है तो उसके जो बैकग्राउंड का कलर है वो कैसा हो, कॉन्ट्रास्ट में हो, तो हमें अच्छे से विजुलाइजेशन हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स ये होता है ना अपोजिट कोई चीज। ओके, कॉन्ट्रास्ट हमें चाहिए क्यों होता है, मोस्ट सेल्स एंड टिश्यूज आर इंट्रिंसिकली कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। तो देखिए मोस्ट ऑफ द सेल्स और टिश्यूज क्या होते हैं हमारे, कलरलेस होते हैं या फिर
ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेक विजुअल कॉन्ट्रास्ट टू सी इंटरनल स्ट्रक्चर कॉन्ट्रास्ट मस्ट बी इंट्रोड्यूस। तो हमारे मोस्ट ऑफ द सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं या ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उनको हमें इंटरनल स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अपने माइक्रोस्कोप में कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है। अगर कॉन्ट्रास्ट से क्या होगा, हमारा विजुलाइजेशन और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय ऑप्टिकल मेथड, स्टेनिंग और ए कॉम्बिनेशन। अब ये कॉन्ट्रास्ट हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोस्कोप में, तो इसको हम ऑप्टिकल मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं या स्टेन करके भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, स्टेनिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, अपना कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं या उसके कॉम्बिनेशन से माइक्रोस्कोप में यूज कर सकते हैं। ऑप्टिकल कंट्रास्ट मेथड, तो देखिए कॉन्ट्रास्ट इज जनरेट बाय मॉडिफाइंग द लाइट पाथ एंड ऑप्टिक्स रेदर देन द स्पेसिमेन इटसेल्फ। तो देखिए कॉन्ट्रास्ट जरूरी क्यों है, ताकि हमारा स्पेसिमेन जो है वो अच्छे से विजुलाइज हो सके। अब कॉन्ट्रास्ट हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोस्कोप में, तो हम उसके ऑप्टिकल सेक्शनिंग या ऑप्टिकल मेथड से उसमें कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करेंगे या उसको स्टेन करके उसमें कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, बहुत सारी डाइज यूज की जाती हैं उसको स्टेन करने के लिए, ताकि जो हमारा ट्रांसपेरेंट या कलरलेस सेल है या टिश्यू है हम उसको अच्छे से विजुलाइज कर सकें। वही हमारा ऑप्टिकल मेथड क्या होता है, स्टेनिंग तो पता भी होगा, बट ऑप्टिकल मेथड में देखिए क्या होता है कि contrast is generated by modifying the light path, ठीक है, and optics rather than the specimen itself। स्पेसिमेन में चेंज ना करके, उसको डाई ना करके क्या करना है, जो लाइट का पाथ आ रहा है हम उसको क्या कर दें, उसमें मॉडिफिकेशन कर दें, तो हम कॉन्ट्रास्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके ठीक, तो कॉन्ट्रास्ट ये समझ में ऑप्टिकल कॉन्ट्रास्ट मेथड में कैसे हमें करना है। ऑप्टिकल कॉन्ट्रास्ट में हम क्या करेंगे, लाइट जो हमारी इल्यूमिनेशन के सोर्स से जो लाइट आ रही है ना उसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे। अब उसमें कैसे कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पेसिमेन और कॉन्ट्रास्ट करना किस में होता है, जो आपका माइक्रोस्कोप की बैकग्राउंड है, जो आपका माइक्रोस्कोप का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड की फील्ड और जो स्पेसिमेन है। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कॉन्ट्रास्ट के बेस पे एक होता है हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, क्या होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, सिंपलेस्ट मोड, स्पेसिमेन इज इमेज्ड ऑन ए ब्राइट बैकग्राउंड। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कम्स फ्रॉम नेचुरल कलर स्टेन्स इन द स्पेसिमेन। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, जनरली हम लोग ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं। इसमें जो बैकग्राउंड होता है वो हमारा कैसा होता है, वाइट। ओके, वाइट बोले या ब्राइट इन कलर होता है, और उसमें जो हम अपना स्पेसिमेन को पुट करते हैं वो या स्टेन करके पुट करते हैं या नेचुरल कलर से उसको पुट करते हैं, ताकि वाइट में अगर कोई चीज ब्लैक है या ब्लू इस स्टेन से अगर उसको डाई कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पे कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा, जिससे हम क्या करेंगे, अच्छे से अपने सैंपल को विजुलाइज कर पाएंगे। ओके, ये देखिए ये आपका क्या है, ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक, ये किसको शो कर रहा है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो ब्राइट इन कलर है, वहीं जो हमारा ये सैंपल है ये कैसा है, स्टेन से स्टेनिंग है इसमें, या ये कैसा है, कॉन्ट्रास्ट है उसके। ओके, इसमें क्या होता है कि जो सारी लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, जो भी इल्यूमिनेशन सोर्स से लाइट आती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जब भी कोई स्पेसिमेन प्रेजेंट होता है तो वहां पे वो क्या होता है, शो होने लगता है। अगर कोई स्पेसिमेन शो नहीं प्रेजेंट होगा तो पूरी कैसे शो होगा, हमें यहाँ पे पूरा वाइट बैकग्राउंड शो होगा। ठीक है, सारी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक, तो ब्राइट फील्ड आपने देख लिया कैसा होता है, और ये सिंपलेस्ट मेथड भी होता है। अब हम बात करते हैं अपने डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की। ठीक है, डार्क फील्ड
इल्यूमिनेशन या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, प्रोड्यूसेस ब्राइट स्ट्रक्चर्स ऑन ए डार्क बैकग्राउंड। अब इसमें नाम ही है डार्क फील्ड, तो नेम से ही आपको पता चल होगा डार्क फील्ड। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो हमारा डार्क होता है, वहीं जो हमारे सैंपल से हम स्पेसिमेन को देखते हैं वो कैसे ब्राइट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। यूजफुल फॉर व्यूइंग आउटलाइंस और लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिजम्स इन लिक्विड। तो ये किसके लिए यूजफुल होते हैं, किसी भी चीज के आउटलाइन या लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म को लिक्विड में अगर हमें देखना है तो हम किसके थ्रू, डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन के थ्रू देख सकते हैं। इसमें हमारा बैकग्राउंड जो होता है वो कैसा होता है, डार्क होता है। देख लीजिए, आपको इसमें देखने को मिलेगा ये हमारी क्या है, डार्क फील्ड। ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। इसमें रेड के स्पर्म को क्या है देखा गया है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के थ्रू। तो देख लीजिए पूरा बैकग्राउंड हमारा ब्लैक, और जो ये हमारा सैंपल है वो कैसे शो हो रहा है, ब्राइट इन लाइट शो हो रहा है। ओके, तो ये तो बात हुई डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की। अब है हमारा फेस कॉन्ट्रास्ट। तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, एक्सप्लॉइट्स डिफरेंसेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनसाइड द सेल। ठीक, ये कैसे फेस कॉन्ट्रास्ट इसमें प्रोड्यूस होता है, जो सेल, जो सैंपल हम यूज कर रहे हैं उसमें उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस की बेस पे लाइट पासिंग थ्रू थिकर रीजन इज डिलेड रिलेटिव टू थिनर रीजन। तो क्या होता है, देखिए, uses स्पेशल फेस कंडेंसर एंड मैचिंग फेस ऑब्जेक्टिव। तो जैसे हमारा कोई भी ये सैंपल है, ठीक है, उसमें यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे और भी कोई ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये हमारा साइटोसोल। तो क्या होगा कि जैसे इसमें लाइट क्या इससे पास होगी, तो ये क्या है, जो थिकर रीजन से हमारी लाइट पास होगी वो कैसे लेट पहुंचेगी, और जो हमारे थिन रीजन से पास हो जाएगी वो पहले आइस तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा फेस कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस होगा, जिससे हम क्या कर सकेंगे, अपने सैंपल को अच्छे से विजुअलाइज कर सकेंगे। ठीक है, लाइट पासिंग थ्रू थिकर रीजन इज डिलेड रिलेटेड टू थिनर रीजन। इसमें क्या होता है कि लाइट जो पास होती है थिक रीजन से वो लेट पहुंचती है, और थिन रीजन वाली जल्दी पहुंच जाती है। ओके, यूज स्पेशल फेस कंडेंसर। हम लोग फेस कंडेंसर का भी यूज करते हैं और मैचिंग फेस ऑब्जेक्टिव का यूज करते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट में। ठीक है, फेस कॉन्ट्रास्ट की एक और खासियत होती है, इसमें हमें स्टेनिंग की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, स्टेनिंग की ऐसे इसमें नीड नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट की बेस पे बहुत सारी माइक्रोस्कोपी होती है। अब है हमारा डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट और DIC, जिसको लोमार्स्की भी बोलते हैं, गिव्स से स्यूडो 3D शैडो रिलीफ इफेक्ट गुड फॉर अनस्टेन्ड लिविंग सेल एम्ब्रियोस etc। तो जो डिफरेंशियल इंटरफेरेंस होता है वो कैसा स्यूडो 3D इफेक्ट हमें शो करता है, और ये किसके लिए सबसे अच्छा होता है, अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स के लिए। ठीक है, किसके लिए सबसे अच्छा होता है, अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स के लिए। ठीक, अब हमारा फ्लोरोसेंस और इपीफ्लोरोसेंस और कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। तो जो कन्फोकल माइक्रोस्कोपी होता है वो फ्लोरोसेंस का एक एडवांस, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का एक एडवांस वर्जन होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का एक एडवांस वर्जन होता है।
फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, यूजेस फ्लोरोसेंट डाइज दैट इमिट लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। इसमें हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट डाइज का यूज करते हैं जो कि क्या करती है, लाइट को इमिट करती है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। एक्साइटेशन लाइट इज डायरेक्टेड ऑन टू स्पेसिमेन, इमिशन इज फिल्टर्ड एंड इमेज। तो देखिए क्या होता है, आपको पता है कि जब हम किसी भी वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये एक्साइटेशन स्टेट में चले जाते हैं। जब एक्साइटेशन स्टेट से ये रिटर्न आते हैं तो कुछ और कलर के ये क्या करते हैं, इमिशन करते हैं। ठीक, कुछ और कलर के ये क्या करते हैं, इमिशन करते हैं। तो जो हमने लाइट को पुट किया और जो हमारी लाइट इमिट हुई वो कैसी है, अलग अलग है। तो और इस बेस पे ही हम क्या करते हैं, इसमें अपने सैंपल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यूजेस फ्लोरोसेंट डाइज, इसमें हम फ्लोरोसेंट डाइज का यूज करते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। ओके, एक्साइटेशन लाइट इज डायरेक्टेड ऑन टू स्पेसिमेन, इमिशन इज फिल्टर्ड एंड इमेज। तो क्या होता है, जो एक्साइटेशन लाइट होती है वो स्पेसिमेन पे डायरेक्ट की जाती है। उसको डायरेक्ट करने के बाद क्या होता है, वो सैंपल से टकरा के में भी रिटर्न हो जाती है और वही इमिशन इज फिल्टर्ड एंड इमेज। तो जो इमिशन वाली लाइट हमें दिखती है उससे ही हम क्या करते हैं, उसको ही इमेज मान के डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। एक्सीलेंट सिग्नल टू नॉइज ब्राइट सिग्नल ऑन डार्क बैकग्राउंड। इसमें क्या होता है, इसमें भी डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। ऑफन अलाउज मल्टी कलर लेबलिंग ऑन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो इसमें हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को मल्टी कलर्स में भी देख सकते हैं, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में हम इसको मल्टी कलर्स में भी अपना सैंपल देख सकते हैं। ओके, देखिए क्या होता है, इसमें समझ लेते हैं। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा कोई यहाँ पे सैंपल है, यहाँ पे लाइट आ रही, अब ये लाइट क्या है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, ये अलग, यहाँ पे इमिट अलग तरीके की लाइट होगी और जो इमिशन होगा वो अलग तरीके की लाइट का इमिशन होगा। ठीक है, ये हमारा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में होता है। वही कनफोकल माइक्रोस्कोपी उसका एक क्या होता है, एडवांस वर्जन होता है। कनफोकल माइक्रोस्कोपी में हमारे पास एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लगा होता है जो क्या करता है कि जो सिर्फ कुछ ही वेवलेंथ को, ठीक है, कुछ ही, जैसे यहाँ लाइट जो है वो यहाँ से भी इमिट होगी, यहाँ से भी इमिट होगी, यहाँ से भी इमिट होगी। तो वो क्या करता है कि जो होल होता है वो क्या करता है कि एक टाइम पे सिर्फ एक जगह की लाइट को पास होने देता है। ठीक है, ठीक, क्या क्या करता है इसमें, जैसे हमारे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में क्या था कि जो हम इमेज देख रहे थे वो सारी रेडिएशंस जो आ रही थी वो हमारी आईज पे पड़ रही थी। बट ये क्या करता है, सारी रेडिएशंस को नहीं देखते हम लोग। इसमें कनफोकल में क्या होता है कि यहाँ पे पिन होल लगा होता है, क्या बोलते हैं इसको, पिन होल। तो ये क्या करता है, रेडिएशन तो सारी जाती है बट ये एक स्पेसिफिक रेडिएशन को ही क्या करता है, अलाउ करता है आइस तक पहुंचने के लिए। तो पिन होल के थ्रू जब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ही हमारे आइस तक पहुंचती है तो क्या होता है, हम एक स्टेज पे मान लीजिए अपना हमने एक वेवलेंथ की लाइट जो हमारी गई उसको हमने पहले डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर सेकेंड से कर लिया, फिर थर्ड से कर लिया। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग जो रिफ्लेक्ट हुई थी लाइट उनसे अलग अलग डेटा कलेक्ट कर लिया। अब वो डेटा को हम क्या करते हैं, मिक्स करके क्या देखते हैं, उसका हम 3D स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये काम होता है हमारा कनफोकल माइक्रोस्कोपी का। प्रिंसिपल इसका फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी पे ही बेस्ड होता है बट इसमें एक पिन होल यूज किया जाता है जिससे क्या होता है पे ऑप्टिकल सेक्शनिंग हो जाती है। और जब ऑप्टिकल सेक्शनिंग होती है तो क्या होता है, उससे हमें जो हमारा सैंपल होता है वो अच्छे से विजुअलाइज हो जाता है इवन इन
3D स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हमारा होता है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, इपीफ्लोरोसेंस और कन्फोकल माइक्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं। अब देख लीजिए फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में हम लोग जो फ्लोरोफोर्स यूज करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मतलब फ्लोरोसेन, FITC, बॉडी सी, CY3, टेट्रामिथाइलोडामीन, लाइसामीन, रोडामीन, टैक्सेस है, रेड। ठीक है, अब देखिए इसका एक्साइटेशन मैक्सिमम अलग है और इमिशन मैक्सिमम अलग है। ये एक्साइटेशन 496 पे करती है, वहीं इमिशन 518 पे। ये 503 पे एक्साइटेशन कर रही है, इमिशन 511 पे। ओके, तो ये क्या है हमारे, ये फ्लोरोफोर्स है और उनके एक्साइटेशन मैक्सिमम और इमिशन मैक्सिमम है। ये अलग वेवलेंथ की लाइट को लेके जाएंगे और इमिट होंगे तो अलग वेवलेंथ की लाइट इमिट होगी उनमें से। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, हम अच्छे से अपना सैंपल विजुलाइज कर पाएंगे। ठीक, अब बॉडी सी का देख लीजिए 503, 511, CY3 में 554, 568 पे मिशन होगा। टेट्रामिथाइल रोडामीन में 554 पे एक्साइटेशन और मिशन 576 पे होगा। तो ये हमारी फ्लोरोफोर्स की क्या है, टेबल। ये देख लीजिए आपका एपीफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का डायग्राम दिया गया है। इसमें जो लाइट है वो जिनॉन या मरकरी लैंप से आ रही है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, एपीफ्लोरोसेंस में ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे, और ये इमर्सन मीडियम यूज किया गया है ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से अच्छे से क्या हो, विजुलाइजेशन हो पाए। ये हमारी कवर स्लिप है स्पेसिमेन और ये यहाँ पे स्लाइड को पुट किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव लेंस है और यहाँ से क्या हुआ, ये लाइट गई। अब ये एक्साइटेशन फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है। ठीक है, ये लाइट सोर्स लेंस से पास होगी एक्साइटेशन फिल्टर, और ये कहाँ पे, यहाँ से डाइक्रोमेटिक मिरर से ये क्या होगी, यहाँ पे एक्साइट हो जाएंगे। और ये हमारा इमिशन फिल्टर है, फिर यहाँ पे CCDR है, ये क्या है, डिटेक्ट करेगा। इसका काम क्या है, डिटेक्ट करने का। तो यहाँ पे एक एक्साइटेशन फिल्टर लगा होता है, एक इमिशन फिल्टर लगा होता है, जो कि अलग अलग वेवलेंथ को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और फिर यहाँ पे जाके हमारा सैंपल की इमेज फॉर्म हो जाती है। ओके, ये समझ में आ गया, ये हमारा एपीफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का डायग्राम। अब ये देख लीजिए, ये हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ये ब्राइट फील्ड, और यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, हम इसको फेस कॉन्ट्रास्ट भी बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड, और ये हमारा डिफरेंशियल इंटरफेरेंस क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या है, किसी भी एम्ब्रियो की आउटलाइन को ये शो कर रहा है। ठीक है, किसी भी एम्ब्रियो की आउटलाइन को ये शो कर रहा है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, स्टेनिंग और डाइज एज कॉन्ट्रास्ट एजेंट। अब हम कौन कौन सी स्टेन्स को और कौन कौन से, हमने ऑप्टिकल सेक्शनिंग देख ली, ऑप्टिकल से हम कैसे कॉन्ट्रास्ट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। तो हमारे कॉन्ट्रास्ट के बेस पे कितने तरीके की माइक्रोस्कोपी हमने देख ली, डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड,
डिफरेंशियल इंटरफेरेंस और आप कनफोकल माइक्रोस्कोपी और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। अब हमारा क्या है कि हम डाइस के बेस पे कैसे कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन सी डाइस या कौन कौन से स्टेनिंग कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, डाइस स्टेन वेरियस सेल कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रास्ट। डाई स्टेन वेरियस सेल कंपोनेंट्स, जो हमारे डाइज होती है वो सेल्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स को स्टेन कर देती हैं और जिससे हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस हो जाता है। नॉन स्पेसिफिक स्टेन्स, कुछ नॉन स्पेसिफिक स्टेन्स होती हैं जैसे कॉमेसी ब्लू फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए क्या कौन सी स्टेन यूज की जाती है, कॉमेसी ब्लू, ठीक है। और हमारा स्पेसिफिक स्टेन्स लेवल्स फॉर ऑर्गन्स, कुछ स्पेसिफिक स्टेन्स होती हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गेनल को ही क्या करती है, डाई करती हैं। कुछ नॉन स्पेसिफिक वाली बहुत सारे उस सेल को डाई कर देंगी, स्टेन कर देंगी और क्या करेंगे उससे कुछ ऑर्गेनल को भी कर देंगी। वही स्पेसिफिक स्टेन्स स्पेसिफिक ऑर्गेनल के लिए लेबल्ड होती है, जैसे हमारा न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया या फिर और भी ऑर्गेनल्स के लिए। इन कॉम्बिनेशन विद ऑप्टिकल टेक्निक, एग्जांपल DIC टू व्यू मॉर्फोलॉजी प्लस डाई टू हाईलाइट सब रीजंस। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमने ऑप्टिकल सेक्शनिंग अभी देखा, जो हम लोग लाइट को चेंज करके, लाइट के पाथ को चेंज करके जो हम कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस कर रहे थे उसको प्लस हम डाई से स्टेन कर दें तो उससे क्या होगा, हमारा बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन और विजुअलाइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। DIC टू व्यू मॉर्फोलॉजी, जो डिफरेंशियल इंटरफेरेंस क्रोमेटोग्राफी है वो हम उससे क्या देखेंगे, DIC से मॉर्फोलॉजी को शो कर लेंगे और डाई से हम क्या हमें दिख जाएगा उसकी आउटर हाईलाइट हो जाएंगी सब रीजन्स, जो यहाँ पे उसके सब रीजन्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे आउटलाइन हो जाएंगे और DIC से हमें उसका मॉर्फोलॉजी व्यू हो जाएगी, ओके। In fluorescence method use fluorophore conjugated to antibodies इम्यूनोफ्लोरोसेंस, ठीक है। तो फ्लोरोसेंस मेथड में हम लोग फ्लोरोफोर का यूज करते हैं जो कि क्या होता है, एंटीबॉडीज से कंजुगेट कर जाते हैं। ये जनरली हम लोग इम्यूनोफ्लोरोसेंस में इसका यूज करते हैं जब हमें किसी एंटीजन या एंटीबॉडी के बारे में पता लगाना होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबलिंग, प्राइमरी प्लस फ्लोरोसेंट सेकेंडरी एंटीबॉडी इंक्रीज सिग्नल्स। इनडायरेक्ट लेबलिंग में क्या होता है, हम लोग सेकेंडरी एंटीबॉडी को क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस कर देते हैं, इंक्रीजेस सिग्नल्स, ठीक है। तो हमारे जो इम्यूनोफ्लोरोसेंस में हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरोफोर्स का यूज करते हैं। कुछ में हम लोग डायरेक्टली ही क्या करते हैं, एंटीबॉडीज से कंजुगेट करा देते हैं और कुछ में हम किससे कराते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडीज में फ्लोरोफोर को कंजुगेट करा देते हैं, जिससे हमें क्या होते हैं, सिग्नल्स इंक्रीज हो जाते हैं। यूज फिल्टर सेट्स, एक्साइटेशन फिल्टर देखा हम लोगों ने अभी पी माइक्रोस्कोपी में, हम लोग एक्साइटेशन फिल्टर और इमिशन फिल्टर्स का यूज कर रहे थे। डाइक्रोमेटिक मिरर्स का भी यूज किया था, बैरियर इमिशन फिल्टर, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये हमारे कॉन्ट्रास्ट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। मल्टी कलर इमेजिंग वाया फिल्टर्स, डाइक्रोइक मिरर्स, हम लोग मल्टी कलर की इमेजिंग भी कर सकते हैं, ठीक। कॉन्फोकल में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी कलर की इमेजिंग कर सकते हैं। मोर एडवांस्ड प्रोब्स, क्वांटम डॉट्स एक्सेट्रा, और कुछ हम सब मोस्ट एडवांस प्रोब्स का भी यूज करते हैं जैसे हमारे क्वांटम डॉट्स, ओके। तो हम ये किस में यूज करते हैं, मॉडर्न माइक्रोस्कोपीज में, ओके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो देख लीजिए हमने क्या क्या देख लिया। माइक्रोस्कोपी में क्या कि हम लोग माइक्रोस्कोपी जनरली यूज किस लिए करते हैं, जो हम नेकेड आइज से अपने सैंपल्स को नहीं डिटेक्ट कर सकते, नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं, ओके। तो माइक्रोस्कोपी में हमारे 3 टर्म इंपॉर्टेंट हैं, मैग्निफिकेशन, रिजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या करता है, हमारा इमेज, एक्चुअल इमेज से कितनी साइज इमेज हमारी इंक्रीज हो गई, वही हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन, ओके। अब मैग्निफिकेशन के बाद बात करते हैं रिजोल्यूशन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा क्या होता है, रिजोल्यूशन, ठीक। कोई भी माइक्रोस्कोप को अगर हम
बनाते हैं तो सबसे पहले उसका हमें रिजोल्यूशन क्या करना पड़ता है, डिटरमाइन। क्यों, रिजोल्यूशन क्या करता है कि हमारे दो पॉइंट्स को डिफरेंशिएट कितना है वो क्या होता है, हमारे रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन हमारा लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, बट हमारा रिजोल्यूशन किसी भी माइक्रोस्कोप में एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। ठीक है, अगर हमें कोई इमेज लार्ज तो मिल गई बट वो हमारी क्लियर नहीं है, उसके पॉइंट्स अलग अलग नहीं है, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगी। तो इसलिए रिजोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, जिसके लिए अबीज ने एक इक्वेशन भी दी थी। उसको क्या हमारी इक्वेशन थी, d इक्वल्स टू λ/2n है। और हम इसको जनरली जब हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, d इक्वल्स टू 0.61 इंटू लैम्डा अपॉन ईटा साइन अल्फा। तो इससे हमें क्या पता लगता है इस फॉर्मूले से कि जो हमारी रिजोल्यूशन है वो हमारे वेवलेंथ लाइट पे भी डिपेंड करेगी इनडायरेक्टली, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है उस पर डिपेंड करेगी, प्लस आपका लाइट का एंगल कैसा है उस पर भी डायरेक्टली डिपेंड करेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसीलिए हम लोग जनरली इमर्सन ऑयल या वाटर का यूज करते हैं, ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा जो सैंपल है हम उसको अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे। ये तो ये हमारे रिजोल्यूशन के बाद। अब रिजोल्यूशन के बाद हमने देखा कि हम प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेंगे, उसमें कैसे अपनी स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे। ओके, अब हमारे माइक्रोस्कोप भी दो तरीके के थे, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम लाइट में ग्लास लेंस का यूज कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का यूज कर रहे थे। तो क्या हुआ, अब हमें लाइट माइक्रोस्कोप में भी सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जो जस्ट एक मैग्नीफाइड ग्लास की तरह वर्क करता है, वही एक होता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग बहुत तरीके के लेंस, मतलब एक से ज्यादा लेंसेज का यूज करते हैं, जिसमें आपका आईपीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर लेंस, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट हमें प्रोड्यूस करना होता है, क्यों, ताकि हम अच्छे से विजुलाइज कर सके। तो कॉन्ट्रास्ट हम दो तरीके से माइक्रोस्कोप में प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस किस तरीके से, ऑप्टिकली और एक स्टेनिंग करके। ठीक है, तो ऑप्टिकली जब हम कॉन्ट्रास्ट को प्रोड्यूस करते हैं तब हम क्या क्या देखते हैं, एक हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस क्रोमेटोग्राफी, और आपका फ्लोरोसेंस फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, जिसमें आपको गनफोकल माइक्रोस्कोपी भी देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हमने क्या देखा, हाँ ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे कॉन्ट्रास्ट। जब हम इसके कॉम्बिनेशन कर देते हैं कि हमारा ऑप्टिकल और ऑप्टिकल हमारा जो मेथड है और स्टेनिंग वाला मेथड अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम डाई और स्टेनिंग कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, तो कुछ नॉन स्पेसिफिक होती हैं, कुछ स्पेसिफिक होती है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर इनमें से कौन डिटरमाइन कर सकता है, आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन स्पेसिमेन एंड ऑब्जेक्टिव, या ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए रिजॉल्विंग पावर हम किसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। निकिता गुप्ता बताइए इसका आंसर। तो देख लीजिए क्या होता है इसमें, तो आपका हम लोग सारे हमारा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था d इक्वल्स टू 0.61 लैम्डा अपॉन 2n 2 ईटा साइन अल्फा। तो ये हमारा वेवलेंथ भी डिटरमाइन करेगी, न्यूमेरिकल अपर्चर भी डिटरमाइन करेगा। इसको ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर ही होता है, इसको Na भी लिख सकते हैं। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिटरमाइन करेगा। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी कॉन्ट्रास्ट इज मेनली अचीव बाय। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम लोग कॉन्ट्रास्ट कैसे अचीव करते हैं, मतलब ब्राइट फील्ड जो माइक्रोस्कोपी होती है उसमें क्या होता है, हमारा जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, ब्राइट होता है, हमारा जो सैंपल होता है वो डार्क होता है, जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट में होता है। ठीक है, तो क्या है, फेज शिफ्ट इन द स्पेसिमेन, नहीं फेज शिफ्ट नहीं करते, फेज कॉन्ट्रास्ट में हम लोग फेज शिफ्ट करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्टेन
स्ट्रक्चर, फ्लोरोसेंस इमिशन, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस। तो ये हमारा डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी में यूज होगा, ये हमारा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में यूज होगा, ये हमारा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ब्राइट फील्ड में हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्टेन्ड स्ट्रक्चर। तो क्या होता है ब्राइट फील्ड में, आपकी हमने बताया था इसमें क्या होता है कि सारे ही जो लाइट होती है वो क्या होती है, स्कैटर हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारी लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। ठीक, जब वो स्कैटर हो जाती है तो वो हमें व्हाइट शो होने लगती है, और जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है वही हमारा सैंपल होता है वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो सैंपल लाइट एब्जॉर्ब करता है वो क्या बन जाता है, वो हमारा सैंपल का इमेज बन जाता है वहां पे, और बाद बाकी लाइट हमारी स्कैटर हो जाती है। अगर हमारा यहाँ सैंपल नहीं प्रेजेंट होगा तो सारी लाइट हमारी स्कैटर हो जाएगी, और स्कैटर होने की वजह से वो हमें कैसे दिखेगी, ब्राइट फील्ड दिखेगी, मीन्स व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिखेगा। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे एंड कर